नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं और सबसे पहले इस वक्त की खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको सबसे पहले बता देते हैं। यूपी में सुबह 11 बजे तक 21.79% वोटिंग हो चुकी है। अम्बेडकर नगर में 23.15% वोटिंग हुई है। बलिया में 21.85% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में 18.81% वोटिंग हुई। बस्ती में 23.31% वोटिंग हुई है। देवरिया में 19.64% वोटिंग हुई है। गोरखपुर में 21.73% वोटिंग हुई है। तो ये 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। देवरिया में 19.64%, गोरखपुर में 21.73%, कुशीनगर में 23.23%, महाराजगंज में 21.22% वोटिंग हुई है। संत कबीर नगर में 20.74%, तो ये 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर में 23.48% वोटिंग हुई है। चलिए, और आज 10 जिलों की 57 सीटों पर यूपी में मतदान हो रहा है छठे चरण का, और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ शान खान कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही शमशी आजाद जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यश भारती जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पिछली बार के चुनाव से इस बार का चुनाव कितना अलग देखते, क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो पिछली बार जो है मोदी फैक्टर पर चुनाव लड़ा गया, मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं योगी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और सपा भी इस बार जो है गठबंधन के साथ उतरी हुई है, बीजेपी को कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, तो पिछली बार की तुलना में इस बार का चुनाव कितना अलग आप देख रहे हैं इस बार? नावेद जी, चलिए, तो नावेद जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हम नावेद जी का फिर से एक बार रुख करेंगे। शमशी आजाद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार जो है बीजेपी की रणनीति हमने देखा कि काफी कुछ अलग रही है। तमाम जो है पार्टी के पास दिग्गज चेहरे थे, स्टार प्रचारक थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मुद्दे बीजेपी इस बार कई सारे लेके आई है। तमाम अगर सपा की बात की जाए तो सपा एक मुद्दे को लेकर चलती रही, लेकिन बीजेपी जो है समय समय पर रणनीति बदलती रही है। विकास का नारा और हमने जो 5 साल भयमुक्त समाज दिया है उसका नारा, जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त विकास की बहार बह रही है उसका मुद्दा, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का मुद्दा, हम इन्हीं सब मुद्दे को लेकर 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमको 2017 में जनता का आशीर्वाद मिला था, महान मतदाताओं का हमको जो आशीर्वाद मिला था, हम उसी को दोहराएंगे और 2022 में पुनः एक बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। यहाँ पर छोटे छोटे दलों को भी हमने लेकर अपने साथ चलने की कोशिश की है। वो दल जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तरक्की हो, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास हो, उत्तर प्रदेश को देखा जाए विकास के पटल पर, उनको हमने अपने साथ रखने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि कुछ हमने छोटे दलों को पे किनारा कशी भी की है, उनको पिछली बार हमने मौका दिया था, लेकिन समझौते पे राजनीति उनके साथ हम नहीं कर पाए और उन्होंने अपना मौका परस्ती वाला काम किया और हमको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का काम किया। उनको ये लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो सत्ता के लोभी थे जो हमको छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए, लेकिन जनता उनको करारा जवाब दे रही है। ये भी है कि कुछ मतदान का आज का 6वां चरण जो है उसमें थोड़ी सी धीमी गति देखने को मिल रही है, लेकिन उससे भी हम लबरेज हैं और विपक्ष के छक्के छुड़ाने, छठे दौर में हमने विपक्ष का छक्का छुड़ा दिया है। पूरी तरीके से हताशा इस वक्त उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के चेहरे पे देख सकती हैं।
शमशेर जी, लेकिन दल बदल तो सारी पार्टियों के बीच हुआ है। अगर आपकी पार्टी में भी तो जो है अन्य पार्टियों से लोग आए हैं। नहीं, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में विकास चाहता है वो हमारे साथ है, जो उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज चाहता है वो हमारे पास है, जो जनता के बीच में रहना चाहता है वो हमारे साथ है, जनता जिनको आशीर्वाद दे रही है वो हमारे साथ है। और बाकी मौका परस्त लोगों को जिस जिस चरण में उनका मतदान होता जा रहा है उनको जनता किनारे लगाती जा रही है। आज के बाद अंतिम चरण का चुनाव बचेगा और उसके बाद आप देखेंगे 10 तारीख को जब एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर आएगा तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी और दोबारा से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ आना ये तय है। ठीक है, चलिए, प्रचंड बहुमत की बात आप करते नजर आए हैं शमशी जी। लेकिन एक चीज और, जब योगी आदित्यनाथ जी ने मतदान किया उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बात करते हैं 250 से 300 सीटों की। पहले बोला जाता है कि 325 तक का आंकड़ा बीजेपी दे रही थी, लेकिन फिर जब मतदान करके बाहर निकलते तो 250 से 300 पर आ जाते हैं। नहीं तो देखिए, जो हकीकत हम उसी की बात करेंगे ना, हम इनकी तरीके से 400 और 500 की बात तो हम करेंगे नहीं। उनकी तरीके से हम जो है समाजवादी पार्टी की तरीके से झूठी बात हम करे नहीं। लग रहा है कि 300 आ रही तभी तो हमने 300 की बात किया। भाई 350 से हम 300 की बात अगर हम कर रहे हैं हमारे नेता, तो उनको लग रहा है हकीकत बात जो कर रहे हैं, जनता का जो बात है, जो जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हम उसी पे बात कर रहे हैं ना। हम बेकार की बात करें कि हम 400 पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं, हम वो पा रहे हैं, तो ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। हम सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। फिर भी ये यकीन है कि बहुमत की सरकार रहेगी और इंशाल्लाह फिर से सरकार बनेगी, क्योंकि हमने काम किया, जनता के बीच में रहने का काम किया है। लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं, हमने उनको योजनाएं दी हैं, उनको लाभ दिया है, हम उनके साथ हमेशा बराबर से मौजूद रहे हैं। तो जनता भी हमको आशीर्वाद दे रही है और इंशाल्लाह 10 तारीख को आप उसका रिजल्ट भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, दावे तो सभी पार्टियों के अपने अपने हैं, दावों में कितना दम है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा सभी को। शान जी, दावे किए जा रहे हैं जीत के, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं पूर्वांचल में? क्योंकि पूर्वांचल में जो है काफी सारे मुद्दे हैं ऐसे, खास तौर से अगर बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर की, बात की जाए वो भी एक मुद्दा, खास तौर से छुट्टा पशु इस बार जो है 6वें और 7वें चरण के मतदान के लिए ये मुद्दा भी काफी अहम माना जा रहा है। जी पूनम जी, आपने सही बताया। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बद से बदतर हुई है योगी जी के शासन में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा ये चीख चीख कर बता रहा है कि लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और दलितों के विरुद्ध अपराध में भारत में सबसे 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और यही नहीं, पूरे देश में जो दलितों के खिलाफ अपराध होते हैं उनमें से 25% अपराध केवल और केवल उत्तर प्रदेश में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्ता पे जो भाजपा बैठी है वो दलित विरोधी मानसिकता की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जब दलितों के मोहल्लों में जाते हैं, उनकी बस्तियों में जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पर साबुन और सेंट भेजने का काम करते हैं। तो ये इनकी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय है। अब आई बात छुट्टा पशु की, तो छुट्टे पशु ने उत्तर प्रदेश के किसानों की खेती किसानी बर्बाद कर रखी है। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश की जनता गंगा में बहती लाशों को भूली नहीं है। ऑक्सीजन और दवाई और बेडों के बिना जो लोग जान गवा रहे थे कोरोना काल में और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी थी, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी लहर चल रही है और जनता भाजपा की विदाई गाजे बाजे के साथ कर रही है। और उत्तर प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं। उससे हमें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश में इस बार 32 वर्षों की जो बदहाली है, सपा बसपा और भाजपा की जो भ्रष्टाचार और अपराध की जो राजनीति है, उसको जनता ठुकरा रही है और कांग्रेस को सत्ता देने जा रही है। चलिए, यहाँ से भी दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सत्ता जो है होगी। दावे तो सभी पार्टियों के अपने अपने हैं। नाविद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कितनी पा रहे हैं? आप कितनी पा रहे हैं शमशी जी? हम तो बहुमत बना रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। आप अपने को कहाँ पर, आप कहाँ पर अपने को मौजूद पा रहे हैं? कितनी सीटें आप पा रहे हैं? हम भी बहुमत पा रहे हैं, हम भी बहुमत पा रहे हैं। तभी आपने सरेंडर कर दिया, 2-2 जगह पर आपने प्रत्याशी नहीं उतारे सपा के सामने, सिर्फ उनको लुभाने के लिए, ताकि अगर सरकार आ जाए तो हम उनके साथ बने रहे। चलिए, तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यश भारती जी, यश भारती जी, सपा कहाँ इस लड़ाई में अपने आप को खड़ा पाती है? यश भारती जी,
यश भारती जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, यश भारती जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नाविद जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। इस बार का चुनाव कितना अलग देखते हैं आप, क्योंकि पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, दावे तमाम पार्टियों के अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, जीत को लेकर सभी पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही हैं। आवाज आ रही है मेरी भैया? आवाज आ रही है मेरी भैया? नाविद जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यश जी, यश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुन पा रहा हूँ पूनम जी आपको। जी, यश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दावे तमाम पार्टियों की तरफ से जीत के किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार अगर हम बात करें गठबंधन के, उस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, सपा जो है, और अखिलेश यादव की खास तौर से बात की जाए तो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर वो लगातार जो है सरकार पर, भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। सपा इस लड़ाई में अपने आप को जो है कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, सपा अपने को पार्टी है कि जनता उसकी बात कर रही है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में जनता सुनने आ रही है उनको, और लगातार जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है, जो वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जो जनसमूह उमड़ रहा है, वो बताता है। वही जब जनता पार्टी के नेता, चाहे वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो अमित शाह जी, या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, या स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, या अन्य लोग, जिनके कार्यक्रमों में लोग नहीं आ रहे, उनको कार्यक्रम बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये बता रहा है कि जन समर्थन, अपार समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और ये वो झूठे लोग हैं जो नारा देते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे ये बताएं कि सबका साथ कहाँ है, सारे धर्मों का साथ है क्या? ये तो सीधे सीधे तौर पे आप नारा दे रहे हैं 80-20 का, यानी सीधे सीधे जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है उसी को काट के फेंके दे रहे हैं। 20% तो हमारा शरीर का हिस्सा ही नहीं है। तो हमारे देश को ये अपंग बनाने पे तुले हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो ये कोर बीमारी भारतीय जनता पार्टी के कारण उत्पन्न हो रही है, जो खाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लगातार उग रही थी, अब वो जनता काटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं इनको तो एक दल विशेष के लोगों के उम्मीदवार ही नहीं मिलते। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहाँ रहा? धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन करना, पाकिस्तान को बीच में ले आना, अन्य बातों को बीच में लाना, जो सरकार से उम्मीदें की जाती, जनता से जब हम वोट मांगते, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उससे बात होनी चाहिए। उससे बात होनी चाहिए कि इस 5 साल के सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने इस काम की शुरुआत करी और इसी 5 साल के अंदर इसको खत्म कर दिया। एक भी योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी शुरू नहीं हो पाई जो इन्होंने शुरू की और खत्म करी। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, दूसरी पार्टियों को बदनाम करने का काम किया, दूसरे नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाने का काम किया, मुकदमे लगाने का काम किया, बुलडोजर का दुरुपयोग करते हुए दूसरे प्रतिद्वंदियों के घर के उजाड़ने का काम किया और लोगों को आरोपित करने का काम किया तो दूसरा व्यक्ति जो है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है और केवल सर्टिफिकेट बांटे गए पूरे 5 सालों में। जनहित का कोई फैसला नहीं हुआ। स्कूल शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो इनकी मंत्री थी जायसवाल जी, उन्होंने कहा था मैं जब तक सर्दी के कपड़े नहीं पहनूंगी जब तक हमारे बच्चों को सर्दी के कपड़े नहीं मिल जाएंगे। लेकिन कार में भी हीटर लेके घूमती थी, घर में भी हीटर लेके घूमती थी और दिखावे के भी गर्म कपड़े नहीं पहनती थी। तो अगर ये बच्चों को भी हीटर उपलब्ध कराती थी तब तो हम इनकी बात को मानते कि बच्चों को कपड़े उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ऐसे तमाम विषय हैं। इन्होंने लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात करी थी, एक भी लैपटॉप ये वितरित नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दिखावे के लिए लखनऊ में वह एक आयोजन किया, केवल एक आयोजन कर पाए, उसके अलावा बांट नहीं पाए। तो जितने इनके चुनावी वादे थे, जितनी सी घोषणाएं थी, सब जुमले हैं। जो अमित शाह जी कह चुके हैं कि चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने जुमले बोलने का काम किया और जनता अब इनको जुमला बना करके तिजोरी में भेजने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी को वापस से गोरखपुर में मठ के अंदर बंद करने जा रही है कि आप घंटा बजाइए, आप केवल उसी काम के लिए उपयुक्त हैं। सरकार सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी के लिए आप उपयुक्त नहीं है। आप अपनी जाति बताते हैं बाबा के रूप में कि आप क्षत्रिय हैं, हनुमान जी की जाति बताते हैं कि वो दलित है। इस तरीके के आचरण वाले लोगों को जनता पसंद नहीं कर रही है कि डबल इंजन की सरकार में इस इंजन को जंग लग चुकी है और जंग लगे इंजन को नुमाइश में खड़ा कर दिया जाता है, उसकी कमियों को बताया जाता है और वो कमियां जनता देख चुकी है और अब इनको नुमाइश में खड़ा करने वाली है।
ठीक है शमशेर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा विरोधी लहर चल रही है, जैसा कि यश भारती जी को आपने सुना, और साथ ही जो है इस बार भाजपा समय समय पर जो है तमाम मुद्दे लेकर आई है। क्यों? भाजपा के पास और भी चीजें हैं गिनाने के लिए, तमाम चीजें, लेकिन कहीं कैराना, कहीं दंगा, आतंकवाद और आखिरी में अब बुलडोजर बाबा, इन सबके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्यों इनकी जरूरत पड़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अभी इनके पास जानकारी का अभाव है। इनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है, इनको पता नहीं कि कितने एम्स खोले गए, इनको पता नहीं कि कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है, इनको पता नहीं कितने विद्यालय खोले गए, इनको पता नहीं कि मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कितना किया गया। इनको कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको जो है इनके ऊपर समाजवादी इनके ऊपर नेतृत्व कर रहे हैं, वो 20 को बदनाम करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। एक उम्मीदवार है, सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था, बहुत देर पूर्वक सुन रहा था, हमारी बात सुन लीजिए। एक भी टिकट दिया तो बताइए, मेरी जानकारी का अभाव है मुझे। आप क्या हमारी बात कितने लोगों को दिया थी इसमें से? 34 का नारा दिया है आपके लोगों ने। अब आपका मौका आएगा तो आप बोल दीजिएगा भाई साहब, हम बोल लें। सवाल का जवाब से अच्छा लगेगा, आप तो मेरी जानकारी को अभाव बता रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा हमको, आप सवाल करिएगा, हमारा जवाब सुन लीजिए। ये आपकी बौखलाहट ही बता रही कि जिस तरीके से आपको 2017 में सत्ता से बाहर किया गया था, नहीं 2017 में जिस तरीके से आपको बाहर किया गया था, वैसे फिर आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको तो अपने परिवार की एकता दिखाने के लिए उस स्टेशन पे जो है तो मुलायम सिंह यादव को लेके आना पड़ा। चचा को आपने डंडे पे बैठा दिया। आप कौन सी बात करते हैं? आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, आप प्रदेश संभालने की बात करें। और एक बार गलती कर दी थी लोगों ने, और तमाशा देखने के लिए भीड़ लगती है, तमाशा देखने के लिए भीड़ लगती है, इसका मतलब नहीं कि वो सारे मतदाता आपके साथ हैं। ये कहने की बात है। और ये समाजवादी पार्टी गुंडाओं की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करना चाहती है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से देखा कि इस तरीके से आपने समझौता करके माफियाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। अगर आपके पास विकास का मुद्दा था, अगर आपके पास बेरोजगारी का मुद्दा था, तो आप उस पर लेके चलते। आप माफियाओं को किनारे कर देते। आपने हमेशा पे कभी नहीं 80-20 का मतलब ये होता है कि देश के 80-20 कितना बेईमानी है। इन नेताओं को केवल चेहरा बना के दिखावटी है, मुखौटे के रूप में आए हैं। पूनम जी नहीं 80-20 का मतलब ही अभी तक नहीं समझ पाई समाजवादी पार्टी। अफसोस तो बस यही है ना कि 80-20 का मतलब ये है कि जो 80% जनता है। चलिए शमशेर जी, यश जी मैं आऊंगी आपके पास। शान जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए नहीं है सबका साथ सबका विकास, सबके पास विश्वास घात है, बोलिए इस बात को। अब बोलने देंगे हमको तब तो हम बोलेंगे ना। आप बोल ही ना, आपने भी तो अपने जो है तो अल्पसंख्यकों का टिकट काटा है। हमारे यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी हिस्सेदारी बताइए। नहीं सुन लीजिए, आपने तो मुसलमानों को टिकट देकर उनके आपने मुसलमानों को टिकट देकर उनके ऊपर हमेशा सत्ता काबिज करने काम किया। आपने उनके ऊपर हुकूमत करने काम किया। लेकिन आपने किया क्या? आपने किया ये कि कभी मुजफ्फरपुर का दंगा आपने कराया, कभी गोरखपुर का दंगा कराया, कभी फैजाबाद कराया, कभी गोरखपुर कराया, कभी आजमगढ़ का दंगा करा के मुसलमानों को मौत के घाट उतारने का काम किया, उनको डराने का काम किया। आपने मासूम कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया है। आपने बाबरी मस्जिद जैसी जो है तो उसको जो है शहीद करवाने का काम किया। फैला है मतलब बाबरी मस्जिद ठीक कराई गई। ये समाजवादी पार्टी आप ही ने तो सब कुछ किया है, भड़काया आप ही ने ना। नहीं भड़काया आपने, आपकी पार्टी ने ही तो सारा काम किया। कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किसने किया? माफी किसने मांगी? नहीं किसने माफी मांगी? आप जो आपके पास जानकारी नहीं थी, आपके पास सरकार आपकी थी तो आपने गोली चलवा दिया। आप पहले से रोक सकते थे उसको। बहस होनी चाहिए इन सब शान जी चलिए अपनी बात कीजिए। शमशेर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा विकास उन्होंने किया है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं। तो बातें कर रहे हैं।
से आपके पास कुछ शांत जी। नहीं है तो आप इसका जी, आप उनके मुद्दों की मंत्रियों बात को करिए। उनके विधायकों को आप जानकारी नहीं मुद्दों की बात करिए, होगी, आप इसके लिए विकास की बात करिए। अपनी सभाओं में नहीं कर रहे हैं, हिंदू और आप मुसलमान जो की है तो बात कर बता रहे रहे हैं हैं। मुसलमानों तो को इतना भाजपा ने वोट दिया कि विकास आप के नाम मुसलमानों पर के ठेकेदार विनाश बनते के हैं। अलावा कुछ नहीं किया है। किसी की हमसे हिस्सेदारी की बात चलिए शमशेर जी, यस जी, मुद्दों की तरफ तरफ लौटते हैं, मुद्दे जो है उनकी नहीं, तरफ हमको लौटिए। हमारी एक हिस्सेदारी बार फिर मिले। जो है, मुसलमानों पूनम को जी, जो भयमुक्त इन समाज दोनों को आप चाहिए था शांत 5 कराइए। सालों में यहाँ पर मैं मुसलमानों ने आपको देख लिया। रोकना चाहूंगी। इस वक्त की खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है, बस्ती से बूथ बदलने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया है। नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, बूथ संख्या 361, 362 और 363 का ये मामला है, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। सदर विधानसभा के बरडाड़ गांव का ये मामला है। बूथ बदलने से ग्रामीण नाराज हो गए, जिसके चलते ग्रामीणों ने हंगामा किया है। तो ग्रामीणों ने हंगामा किया है, बूथ बदलने से नाराज थे ग्रामीण, जिसके चलते ग्रामीणों ने हंगामा किया, मतदान का बहिष्कार किया है। चलिए चर्चा की तरफ वापस लौटते हैं। शान जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद यश जी मैं आपके पास आऊंगी कि तमाम तरह के आरोप फिर एक बार यहाँ पर सपा पर लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। वही आतंकवाद और गुंडों की पार्टी सपा है, इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले शान जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी पूनम जी, आज मुद्दा हिंदू मुसलमान या जाति नहीं है, आज मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी राजनीतिक भागीदारी और देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास, ये मुद्दा है। आज का युवा रोजगार की बात करना चाहता है। आज की महिलाएं, गृहिणियां ये पूछना चाहती हैं कि आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए क्यों हो गए, आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए में क्यों बिक रहा है, आज देश में हर चीजों में बेतहाशा महंगाई क्यों है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 5 वर्षों की कुशासन राज और जंगल राज चला है, चाहे वो उन्नाव की बेटी का मामला हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे वो उम्बा में आदिवासियों का नरसंहार हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हो, इन तमाम मुद्दों पर जनता भाजपा से जवाब मांग रही है, परंतु भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा का विकास जो है वो उसी तरह है जैसे बिजनौर में एक नारियल से एक सड़क टूट गई थी, उसी तरीके से भाजपा का खोखला विकास है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। गंगा में बहती लाशें लोग भूले नहीं है। ऑक्सीजन बेड के बिना जो लोग करा रहे थे, मर रहे थे, वो भी लोग भूले नहीं है। और उत्तर प्रदेश में विकास का पैमाना क्या है, ये नीति आयोग के आंकड़े पोल खोलते हैं कि नीति आयोग ये कांग्रेस पार्टी की संस्था नहीं है, ये केंद्र सरकार की संस्था है। और केंद्र में आज भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में देश का सबसे फिसड्डी प्रदेश है। तो आज जनता ये चाहती है कि कौन विद्यालय बनाएगा, कौन विश्वविद्यालय बनाएगा, कौन अच्छे अस्पताल बनाएगा, कौन अच्छे संस्थान बनाएगा, कौन अच्छी सड़कें बनाएगा। उसके बदले में भाजपा और सपा जाति की बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज कांग्रेस पार्टी पिछले 3 वर्षों से निरंतर भाजपा और अजय सिंह बिष्ट के अत्याचार और दमन की नीति के खिलाफ सड़कों पर लड़ रही थी। आज कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को शक्ति विधान, उन्नति विधान और भर्ती विधान के नाम पर उनको एक विजन दिया है। उनको बताया है कि हम सत्ता में आएंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 40% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज, उत्तर प्रदेश में आज तक जाति और धर्म की बात होती रही, परंतु आधी आबादी जो महिलाएं हैं उनकी कभी बात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने एक नई शुरुआत की और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात की और हमने अपना वचन निभाया। 40% महिलाएं आज मैदान में है। और आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहनों की लामबंदी दिखाई पड़ रही है कांग्रेस के प्रति, उससे ये स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहनों की, बेटियों की, माताओं की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 32 वर्षों की जो बदहाली है उत्तर प्रदेश की, उसको हटाने के लिए जनता अग्रसर है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने जा रही है। भाजपा का संपूर्ण सफाया हो रहा है। हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं सपा गठबंधन के साथ है, भाजपा का तो संपूर्ण सफाया हो चुका है। इनके उप मुख्यमंत्री सिरातू से निपट चुके हैं और आज मतदान हो रहा है गोरखपुर नगर में, वहां भी योगी जी बुरी तरीके से चुनाव गंवा रहे हैं। चलिए ठीक है। ये नावेद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए नावेद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यस जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने शमशेर जी को सुना था, तमाम तरीके के आरोप और जिन विकास की
बात की जा रही है, तो शमशी जी ने कहा है कि विकास की अन्य पार्टियों को कोई जानकारी नहीं है, विकास हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ ही सपा जो है फिर एक बार वही आतंक और जो गुंडों को पालती है, गुंडों की पार्टी है। देखिए, आरोप कुछ भी लगाइए, धरातल पे जो चीजें दिख रही हैं हम उससे बात कर रहे हैं। हमने काम किया है, काम की बात कर रहे हैं, अपनी योजनाओं पे बात कर रहे हैं। हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात की है, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की बात करी है, राशन ये तो 21 मार्च तक देने की बात कर रहे हैं। हमने पूरे 5 साल राशन देने की बात की, हमारी योजनाएं जो हम देंगे। और हमने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, जो 2012 में जब हमने वोट मांगा था। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन नाविद जी हमारे साथ जुड़ गए। नाविद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आ रही आवाज। जी नाविद जी, इस बार का चुनाव पिछली बार से कितना अलग देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया, अगर भाजपा की बात की जाए तो मोदी फैक्टर था, मोदी लहर थी, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भाजपा जो है योगी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। और साथ ही अगर बात की जाए सपा की, तो सपा बिल्कुल अखिलेश यादव ने पूरे तरह से मोर्चा संभाल रखा था अकेले ही, और वो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस का भी अपना एक एजेंडा रहा, इस बार महिलाओं को साथ देने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, महिलाओं का मुद्दा उठाया प्रियंका गांधी ने। तो कितना अलग देखते हैं पिछली बार की तुलना से इस बार का चुनाव? देखिए, बहुत अंतर है दोनों चुनाव में। और ये बात सही है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी और नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत लोगों में दीवानगी थी और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था। दूसरा ये कि अखिलेश यादव के साथ में कई मजबूरियां थी, उनकी पार्टी टूटी थी, लगभग आपस में मतभेद था, परिवार भी बिखर गया था, एंटी इनकम्बेंसी थी। और सबसे बड़ी बात जो ये कि समाजवादी पार्टी का जो जातिगत समीकरण है, जो सामाजिक लड़ाई की वो बात करती है, उसमें वो बिल्कुल फेल थी इस बार। और एक और कमजोर कड़ी ये थी कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की लड़ाई, क्षेत्रीय दल अगर होते, अगर विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन होता तो मैं समझता हूँ शायद वो लड़ पाते। लेकिन खैर वो फ्लॉप हो गया था उनका गठबंधन भी, और उनके खिलाफ एक हवा भी थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है। और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जो बनाया है वो भी बहुत संतुलित है। और इस गठबंधन में वो लोग हिस्सा हैं जो कभी, यानी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत हुआ करते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को समाजवादी पार्टी ने छीन लिया है। और उसके बाद चुनाव का जो रुख है, जो मूड है, वो जातिगत नजर आ रहा है। जातिगत चुनाव है जो एक दोषपूर्ण इसको कहा जा सकता है, लेकिन बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये सारे जरूरतें जो आम इंसानों की हैं वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसलिए ये चुनाव बिना लहर के एक खामोश चुनाव नजर आ रहा है। इसमें कोई भी अनुमान लगाना, कोई भी बड़ा दावा करना, राजनीतिक दल तो हमेशा हर चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हैं। कोई 300 की बात कर रहा है, कोई 400 की बात कर रहा है। विश्लेषक भी बहुत ही कंफ्यूज है, क्योंकि जमीन पर कुछ खास चीजें ऐसी नजर नहीं आ रही हैं। जो लोग मुखर दिखाई देते हैं वो पॉइंट में होते हैं, दशमलव में होते हैं। उनके व्यूज और उनकी जो रुख है उससे कोई बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब लहर होती है किसी की तो वो दीवानगी नजर आती है और लगता है कि एक तरफा लड़ाई है। इस बार इस बात को तो कहा जा सकता है कि चुनाव का स्वरूप जो है वो बाइपोलर है। समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर होके बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से, जो डबल इंजन की सरकार जिसने चलाई है, जिसकी एक लोकप्रियता है, जिसका एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक समीकरण की भी उसकी एक अपनी ताकत है, पिछड़ों को भी अपने साथ भारतीय जनता पार्टी लेके चली है। लेकिन सपा ने बड़ी चुनौती दी है और लगातार शुरू के 2-3 फेसेस जो हुए हैं वहां पर साफ तौर से बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आया है। लेकिन उसके आगे के फेसेस जो हैं उसमें बराबर की लड़ाई है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन बहुत आगे निकल रहा है और कौन शिकस्त पा रहा है। बिल्कुल नाविद जी, एक चीज और यहाँ पर, ठीक है, इस बार का चुनाव जो है पिछली बार की तरह नहीं है। हर पार्टी अपना सर्वे करती है, तो उनको पता भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखिए योगी आदित्यनाथ जी का जो मतदान करने के बाद बयान आया, पहले 325 तक की जो सीटें कही जा रही थी, बीजेपी आंकड़ा जो दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं 250 से 300 का आंकड़ा उन्होंने दिया।
आज तो उनके इस जो आंकड़ा उन्होंने दिया 250 से 300 की बात कही, तो कहीं ना कहीं लग रहा है उनको कि इस बार चुनौती उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल, आपने बात सही कही। कुछ भी कहने से पहले कोई भी नेता अपना कद देखता है, अपने हैसियत देखता है और उसकी गुडविल का सवाल होता है। हवा में कोई भी नेता नहीं चाहता है कि हम 400 कह दें और पता चला कि हमारी 100 सीटें भी नहीं आए। तो हैं और बतौर मुख्यमंत्री और भी वो स्थापित हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से 350 की बात कर रहे थे, उसके बाद अगर उनका फिगर कम हुआ है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का कैडर और उनका अपना खुद पर्सनल सर्वे जो होता है उसने उसको रिपोर्ट दी होगी, क्योंकि इतना बड़ा नेता की इतनी कमजोर याददाश्त तो नहीं हो सकती है कि पहले वो 350 प्लस के हैं उसके बाद 300 के अंदर खुद आ जाए। जाहिर सी बात है कि कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं और भाजपा अभी कई मामलों में बैकफुट पे आ चुकी है। कई चरण ऐसे हैं जहां पर नजर आया है, चाहे जाटों की नाराजगी हो, चाहे किसानों की नाराजगी हो, चाहे जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जनता ने कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई है। तो इन सबको देख के कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जैसी कतई नहीं रही और भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सिर चल कर बोल रही है। जी बिल्कुल नाविद जी। चलिए शान जी कुछ बोल रहे हैं। शान जी जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने सीटें कम कर दी हैं, तो अभी मैंने आज ही अखबार में पढ़ा आरएसएस का जो सर्वे है, आंतरिक सर्वे, उसमें भाजपा 100 सीटें भी नहीं पा रही है। अब उस सर्वे की कितनी विश्वसनीयता है वो तो भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, क्योंकि आरएसएस उनकी प्रत्येक संगठन है उनका। पर उसके अतिरिक्त पूनम जी, मैं आपके माध्यम से शमशी जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी उन्होंने शुरुआत में सबका साथ सबका विकास की बात की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इनके भाजपा के एक प्रत्याशी हैं डुमरियागंज के राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने अभी बहुत विवादित बयान देते हुए कहा था कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो मियां की औलाद है। तो इस बयान को कैसे देखते हैं, इस पर ये अपना रुख स्पष्ट करें। शमशी जी। जी बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने किस अखबार में पढ़ा है कि आरएसएस के अब किस संगठन ने, आरएसएस के किस नेता ने कहा है कि 100 सीट भी नहीं आ रही है। तो ये इन्होंने कहीं ख्वाब वगैरह में पढ़ लिया होगा। इसकी कहीं पे कोई खबर नहीं है, कहीं पे कोई आपको भेज दूंगा, मैं अखबार भेज दूंगा आपको। तो नेता चुनाव लड़ रहे हैं, नेता चुनाव में जो है इस तरीके की बात करते होंगे। मैंने कभी कहीं अभी तक उनका कोई बयान ऐसा सुना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जानता हूँ। और टीवी पर चला दीजिए, राघवेंद्र जी का बयान टीवी पर चला दीजिए। कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी आपके पास उत्तर नहीं है ना, आपके पास उत्तर नहीं, आपके नेता इतनी घटिया बयानबाजी करते हैं, तो आपके प्रत्याशी घटिया बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया। आपके पास कोई उत्तर नहीं है। इसके पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने घटिया बयानबाजी की थी, तो आपकी पार्टी के लोगों के संस्कार ही यही है। आप गाली गलौज की राजनीति करते हैं, लोगों को अपमानित समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आपने तो खुद अभी कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, तो आप खुद कहाँ लड़ाई में? मैंने कहा हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी गठबंधन से, आपका सफाया। हाँ तो बस आप गठबंधन के साथ आप चले गए ना। आपने तो गठबंधन करके भी देखा था 2017 में आपका क्या हाल हुआ था। हाशिए पर चले गए। अभी अपनी बुनियाद को आप बचाइए। जो लड़की अभी तक न बाड्रा बन पाई है, न गांधी बन पाई है, वो लड़की क्या कुछ कर पाएगी? उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में देने से ही कांग्रेस की नैया डूब गई है। राहुल गांधी बहुत बड़े खवैया बने थे, उन्होंने कांग्रेस को डुबोया। उसके बाद जो है तो प्रियंका गांधी को दिया गया। प्रियंका गांधी भी धीरे धीरे कांग्रेस को डुबोने का काम कर रही है। अब इसके बाद देखिए किस बात लेके आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश आपके सवाल का जवाब लूंगी शमशी जी से, पहले इस वक्त की खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपको बता देते हैं। यूपी में अब तक 36.33% वोटिंग हो चुकी है। अंबेडकर नगर में 40.46% वोटिंंग हुई है। बलिया में 36.27% वोटिंग हुई है। बलरामपुर की बात की जाए तो 29.60% वोटिंग हो चुकी है। बस्ती की बात की जाए, बस्ती में 37.49% वोटिंग हुई है। देवरिया में 35.02% वोटिंग हुई है। गोरखपुर में 36.57% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 39.33% वोटिंग हुई है। महाराजगंज में 35.39% वोटिंग हुई है। संत कबीर नगर में 34.33% वोटिंग हुई है। और सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर में 36.51% वोटिंग हुई है। तो ये दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत
आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। शान जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जी पूनम जी, इनसे पूछिए कि डुमरियागंज के जो इनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो इतना आपत्तिजनक बयान दिया था, उस पर ये उनका समर्थन करते हैं या उनका विरोध करते हैं? ये इस पर इनका क्या रुख है, ये स्पष्ट करें। शमशी जी, आपका रुख इस चीज पर स्पष्ट कर दीजिए। जो राघवेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? शमशी जी, चलिए शमशी जी हमारे साथ नहीं है, आपके सवाल का जवाब लूंगी। शान जी, बिल्कुल लीजिए उनसे। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये इनके जो पाखंड है, जो इनके आडंबर है, उसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। यश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस प्रकार से अभी हम शमशी जी को हम सुन रहे थे, सपा पर फिर एक बार गुंडों की पार्टी का आरोप लगा है, तमाम चीजें जो हैं आरोप बार बार। और साथ ही अगर हम बात करें तो एक और चीज का आरोप सपा पर लगता रहा, परिवारवाद का। यश जी। पूनम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी यश जी। देखो पूनम जी, सपा के ऊपर ये आरोप कुछ भी लगा दे, उनको तो आरोप लगा के भागना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बैठे थे तो मैंने उनसे पूछा, ये 80-20 का जो नारा दिया हुआ है, तो 20% आबादी जो हमारे देश की हिस्सेदारी है, जो हमारा पूरा शरीर का एक हिस्सा है, उसको ही इन्होंने हटा दिया, अपंग बना दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जिस समाज का, जिस धर्म का ये प्रतिनिधित्व करने यहाँ बैठे हुए हैं, वो कितनी हिस्सेदारी, कितनी भागीदारी दी, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाने थे। भाई हम लोग सरकार में इसीलिए आते हैं कि हम पूरा सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं बनाई कि इसका कोई भी अंग जो है वो छूटे रहे, सभी लोग मुख्य धारा में आने का काम करें। लेकिन ये लोग हमेशा ऐसी राजनीति करते हैं जिससे कि इस समाज का एक बड़ी आबादी, बड़ा हिस्सा जो है हमेशा अपंग बना रहे और शरीर हमेशा खराब रहे, यानी प्रदेश और देश हमेशा खराब रहे। इसीलिए आतंकवाद की बात करने लगेंगे, इसीलिए अन्य बातें। भाई नोटबंदी से जब पूरे देश में आतंकवाद खत्म हो गया तो अब आतंकवाद विषय कहाँ रह गया? और अगर नहीं खत्म तो माफी मांगनी चाहिए कि हमारी नोटबंदी जो है वो विफल रही, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। जिसको पूरे देश को हमने लाइन में लगाया, उसके लिए हम दोषी हैं, क्षमा मांगे पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो ये चुनाव में मुद्दा बना देना और जब काम करने का अवसर मिले तो उठपटांग निर्णय ले लेना। जैसे एक किस्सा है ना कि बंदर को तलवार दे दी जाती है और वो तलवार कहीं भी चलाता था, कहीं राजा की नाक काट देता, कहीं कान काट देता। तो वैसे ही इन सत्ताधारियों के हाथ में तलवार आ गई है। अब मैंने बंदर तो कह नहीं सकता, वो कहावत है कि इनके हाथ में तलवार आ गई है, तो या कभी नोटबंदी जैसा फैसला ले देते हैं, कभी जीएसटी में 200 दिन में 200 अमेंडमेंट कर लेते हैं। और आज तक व्यापारी त्रस्त है। तो नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, अन्य इसके जितने भी कार्यक्रम है वो सारे विफल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने नई नई नीतियां डाली है कि साहब नाम बदलने वाला काम शुरू कर दीजिए, जनता को भ्रमित करिए, खुश रखिए, बुलडोजर किसी पे भी चला दीजिए। अब इनको बुलडोजर चलाना नहीं आता तो कहीं किसी के घर पे चढ़ा देते हैं, कहीं किसी के घर पे चढ़ा देते हैं। बाद में हाईकोर्ट इनके ऊपर आरोप लगाता है कि भाई बुलडोजर ठीक से चलाइए, जिनसे पैसा वसूली करिए उनको वापस करिए। जो मानव संसाधन जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो सबसे ज्यादा नोटिस इनको देता है। एनसीआरबी जो क्राइम पे रिकॉर्ड रखता है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो इनको बता देता है कि अपराधी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। तो सारी चीजें जो है वो इनकी सरकार की नाकामयाबी बताती है और सारी तरफ से इनकी नाकामयाबी आ रही। इसीलिए ये केवल ऊट पटांग आरोप लगा के भागने की बात करेंगे। भाई इन्होंने 300, हमने जैसे ही बात करी कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे घरेलू और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, इन्होंने 50% की छूट दे दी। 5 साल तक क्यों नहीं छूट दे पाए? क्यों लूट रहे थे जनता को? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? 8 साल से केंद्र में सरकार है मोदी जी की और डंका बज रहा पूरी दुनिया में। क्यों हमारे विद्यार्थी यूक्रेन पढ़ने जाते थे, आज फंसे हुए यूक्रेन में? क्यों अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए कि यूक्रेन ना जाना पाए? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर के जो नारे दिए थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और जहां जहां की सरकारें हैं वहां अच्छी व्यवस्था हो पाती। ये नाकामयाबी है, इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से कि हम ना अच्छी शिक्षा दे पाए, ना अच्छी सुरक्षा दे पाए, ना अच्छा वातावरण दे पाए, केवल हम गुमराह करते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे और लाइन में लगाने का काम किया। चाहे कोविड काल में हो, चाहे नोटबंदी के टाइम पे हो, चाहे जीएसटी पे हो, पूरा व्यापारियों से पूछिए, हर महीने के आखिरी में जीएसटी की लाइन में लगे रहते कि नहीं लगते? कब व्यापार करेंगे, कब करेंगे? आज महंगाई जिस स्तर पे पहुंच गई है, महंगाई जिस स्तर पे, उससे कौन सा वर्ग अछूता है? क्या पत्रकारिता उससे अछूती हो गई है? क्या व्यापारी रह गया है? क्या नौकरी पेशा रह गया है? या कर्मचारी रह गया? कौन सा वर्ग इस महंगाई से अछूता रह गया है? जो
₹40 पेट्रोल भरने पे तमाशा करते थे, आज 100 रुपए से पार ऊपर इन्होंने पेट्रोल डीजल कर दिया है। उसका दोषी कौन होगा? जो जनता को गुमराह किया, जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पे चिंता दिखाते थे, आज डॉलर किस रेट पे, उस पे कौन शर्मसार होगा? तो ये तमाम जो गुमराह करने वाली बातें हैं, रोजगार को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के, समय समय पे जिन बातों पे जनता को गुमराह किया, बरगलाने का काम किया और हमारी चुनी हुई सरकारों को दोषी बताने का काम किया इन्होंने, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और चुनी हुई सरकारों को ठीक है यश जी, शान जी कुछ बोल रहे हैं। शान जी जी शमशी जी आ गए हो तो मेरा प्रश्न का उत्तर दे दे वो। शमशी जी आपको आवाज मिल पा रही है? प्रश्न आपका जी शमशी जी, शान जी का प्रश्न ये था, जो डुमरिया से प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह, उनके बयान का क्या आप समर्थन करते हैं, उनकी बात का समर्थन करते हैं? देखिए, मैंने कहा कि मैंने उनका बयान सुना नहीं है, और अगर उनका ये बयान है तो कैसे प्रवक्ता हो भैया, आप अपने प्रत्याशी के बयान को नहीं सुन रहे? नहीं, आप कैसे प्रवक्ता हैं कि भाई हर वक्त पूरे प्रदेश का लेके थोड़ी बैठा हुआ टीवी पर देख रहा है। कृपा करके लगा दीजिए, पता नहीं कैसे प्रवक्ता है, इनके प्रत्याशी ने क्या बोला यही इनको पता नहीं है। भैया ये आपकी कार को साइकिल पंप बनाने में उधर लगे हुए हैं ना, व्यस्त है क्या तमाशा बना रखा है भैया, ये बोल रहे हैं मैंने सुना ही नहीं बयान, पूरे देश में लोगों ने सुन लिया, इन्होंने सुना ही नहीं। पता नहीं वही बात कह रहा हूँ, और आने दीजिए भाई साहब, आप तो तैनात छोड़कर भाग ही गए हैं। आपने तो कही दिया कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन दे चुके हैं, तो आप तो ऐसी लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। यही बात आप अपनी कहाँ बात कर रहे हैं? बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, ये इनका मौलिक अधिकार जैसे हो गया हो। ये अभी बोल रहे हैं मैंने सपा गठबंधन किया, आपने तो देखिए समाजवादी कि हमारी लड़ाई सपा गठबंधन से आप सफाया हो चुका है, आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे, आपको लोग दौड़ा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं लोग आपको। हम तो देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो पोस्टर घर लड़की जिसको आपने बनाया था वो तो खुद भाजपा में चली आई है। आप क्या अदिति सिंह जो है लड़के वो खुद चली आती है, आप कहाँ बात करेंगे? नहीं, आपकी प्रियंका गांधी जो है अभी न गांधी बन पाई है न वाड्रा बन पाई है, तो उनके बारे में आप कहाँ बात कर रहे हैं? हम सबसे पहले एक मानव है, उसके बाद बात विकास की होगी, बात राष्ट्रवाद की होगी, बात देश के मुद्दों की होगी, और बात होगी देश की जनता की। हम आपको मौका कभी नहीं दे सकते कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, आपकी सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती। ये समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, इनसे पूछिए। उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो आपको नकार चुकी है और इस बार फिर से नकारेगी, और हमारी सरकार फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। मुद्दों पर बात करिए, देश के विकास पर बात करिए, देश की एकता पे बात करिए। बुलडोजर हम चला रहे तो आपके सीने पे क्यों चल रहा है? नहीं, बुलडोजर हम चला रहे हैं तो आपको क्यों एहसास होता है भाई? आपको क्यों तरफ होती है? का कहना है कि जब आपको काम करने का मौका मिला तो आप गलत निर्णय आपने लिए हैं, जीएसटी का चाहे फैसला हो या फिर नोटबंदी का फैसला हो, तमाम फैसले आपने गलत लिए हैं। जनता से जो आपने वादे किए लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए, जनता को गुमराह करने का काम आपने किया है। हमने जो वादा किया था हमने उन वादों को भी पूरा किया। हम लुभावने वादे नहीं कर रहे हैं कि जब चुनाव आ जाए तभी हम जो 300 यूनिट बिजली फ्री कह रहे हैं। ये कहाँ थे कोरोना काल में? इनके पार्टी का कोई आदमी कहीं दिख रहा था? कहीं पे कोई परिवार का आदमी दिख रहा था? कहीं नहीं दिख रहा था। ये लोगों ने सिर्फ आकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी समझदार जनता है, वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहे हैं, इनकी तरीके से नहीं हेलीकॉप्टर से आ गए। नाविद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, यहाँ थोड़ा सा आपसे समझते हैं। इस बार जो है सपा की अगर बात की जाए तो एक ही मुद्दे पर टिकी रही है, कुछ मुद्दे उन्होंने जो उठाए, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति, बीजेपी की पिच बार बार इस बार बदलती दिखी है। विकास से शुरू होता है, तमाम बातें विकास की, रोजगार की, महंगाई की, तमाम बातें की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर कैराना, जिन्ना, आतंक, हिंदुत्व की पिच पर जाती हुई दिखाई देती है बीजेपी। जी, विकास कम किया है, काम कम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये भारतीय जनता पार्टी की कई नेता भी स्वीकार करते हैं। जितना विश्वास था लोगों का, जनता ने जितना प्रचंड बहुमत से इनको जिताया था, डबल इंजन की सरकार थी, उस हिसाब से योजनाएं उस तरीके से काम नहीं हुआ है। हालांकि इनका एक तर्क भाजपा के कई नेताओं का ये भी है कि हम 2 साल कोरोना हमारा खा गया, लेकिन ये बात सही है कि इनको दिखाने के लिए और बोलने के लिए इनके पास बहुत कुछ नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बेसिर पैर की थी। इनके चुनावी भाषणों को अगर गौर करिए, इनके मुद्दों की बात करिए, तो उस मोड़ पे ले गए हैं जहां पर कोई मतलब नहीं था, और उसका नुकसान भी उठाया। बुलडोजर को इन्होंने अपने पूरे चुनाव की पंचलाइन बना दिया है।
हालांकि योगी आदित्यनाथ जी का जो आशय है बुलडोजर को लेकर वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश में माफियाओं को और अपराध को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे। लेकिन उसका दूसरे रूप में संदेश गया। पहला संदेश तो ये गया कि विपक्षी दलों ने, खासतौर से जयंत और अखिलेश की जोड़ी ने पश्चिम में जब चुनाव शुरू हुआ तो इस परसेप्शन ये बना दिया कि बुलडोजर वो जाटों पे चला रहे हैं, वो गर्मी जाटों की निकाल रहे हैं। ये सारी बातें जो है बड़ी नकारात्मक मोड़ पे चली गई। उसके बाद हुआ क्या, मैंने चुनावों को बहुत करीब से देखा है। बुलडोजर की बात बार एक द्विअर्थी तरीके से जो कही भाजपा कार्यकर्ताओं ने, उसका एक 20% जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उत्तर प्रदेश की, जिसका एक बड़ा प्रभाव होता है, उसके दिलो दिमाग में ये लग गया। एक शरीफ घरों में भी ये बात चली गई कि अगर दोबारा सरकार आएगी तो एक आम मुसलमानों के घरों पे, पिछड़ों को भी ये लगने लगा, पिछड़ी जातियों में भी लगने इसलिए लगा कि विपक्षी ने इसको हवा दी और इसका एक नया माहौल बना के रखा कि जो भाजपा का समर्थन नहीं करेगा उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। ये नकारात्मक संदेश कुछ ऐसा गया कि कुछ तबकों ने घरों से निकल के इतना वोट दिया। रिकॉर्ड पूरे 20-25 साल का जो सामने आता है उसमें जो तबके वोट देने कम निकलते थे वो जबरदस्त तरीके से निकले। उनके अंदर एक डर था, उनके अंदर एक परिवर्तन की बदलाव की एक आशा के साथ वो निकले। और ये नकारात्मक, भले ही उनकी आशा को चौर हो, लेकिन जब एक विध्वंसकारी चीज जब चुनावी मुद्दों में आ जाती है, भले ही विध्वंस भले ही बंदूक बहुत पवित्र है जब फौजी के हाथ में होती है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल अगर कहीं पर हो जाता है तो उससे जो बयानबाजी है, बयान देने वाला ही पछताना पड़ता है और उसका कहीं ना कहीं प्रमाण सामने आए। नकारात्मक जो बयान है, मुद्दों की बात नहीं। मैं तारीफ करूंगा इस मामले में कांग्रेस की, कि कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया। तमाम इस तरह की हल्की बातें हालांकि अखिलेश यादव के मंच से भी आई जो कुछ बेसिर पैर की थी। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, इसमें बहुत बड़ी आबादी है, बहुत जरूरतें हैं जनता की, बहुत आवश्यकता है, बड़ी तकलीफें हैं। उनकी बात चुनावों में होना चाहिए, लेकिन कोई चुटकुलेबाजी, मजाक की बाजी, विध्वंस की बात, नकारात्मक बात, हल्की बात, हॉट टॉक, ये सारी चीजें जो है जो सब सामने आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। ठीक है नाविद जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस। शान जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है पूनम जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये और इनकी पूरी जो पत्रकार मंडल प्रवक्ता मंडली है भाजपा की, वो आतंकवाद करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 9 वर्षों में आतंकवाद और बम ब्लास्ट के आरोप में जेल रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो गांधी के हत्यारों को पूजनीय बताती है, उसे भाजपा ने सांसद बना रखा है आज लोकसभा में। उसके अतिरिक्त पुलवामा का जो हमला हुआ था 2019 में, आज तक उस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसमें कितने लोगों को सजा हुई, उस पर भाजपा उत्तर दे। जो उसके आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह थे वो जमानत पे बाहर हो गए क्योंकि एनआईए ने सही से पक्ष ही नहीं रखा, न्यायालय में चार्जशीट ही नहीं दाखिल हो पाई। तो उस पर ये उत्तर दें कि आतंकवाद करते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। शमशी जी, चलिए शमशी जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। शान जी आपकी बात का जवाब लेंगे अगर वो जुड़ते हैं। नाविद जी वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप पिछड़ों की बात कर रहे थे, ओबीसी का एक बड़ा तबका है, कितना डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये? देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है वो हमेशा अपनी नुमाइंदगी चाहता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके बीच का कोई नेता जब कुर्सी पर होगा तो शायद नाविद जी, चलिए नाविद जी, जनता पार्टी को इसलिए पहुंचा जी, था नाविद क्योंकि जी, लोगों को ये लग रहा था कि जी उसे ये लग रहा था कि शायद जो है केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं अपेक्षाएं जो थी वो पूरी होती नहीं देखी। इसका फायदा अखिलेश यादव ने न सिर्फ उठाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े नेता है उनको तोड़ के वो अपने विश्वास पे ले आए, अपने गठबंधन में ले आए। इसी का ये एक असर है जिसपे हम और आप और जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती समाजवादी पार्टी ऐसे ही नहीं दे पाती, क्योंकि ये बात भी कहना पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी ने जमीन पर उतना काम नहीं किया जितना बड़ा वो विपक्षी दल था।
अंत में वो सामने आए, लेकिन उनका होमवर्क कुछ ऐसा था कि भाजपा के बड़े पिछड़ों के चेहरों को उन्होंने तोड़ा, अपने गठबंधन के साथ शामिल किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के सामने पिछड़ों का कहीं ना कहीं एक संकट ये है कि जो एक जन विश्वास था पिछड़ी बिरादरी का, वो कट के समाजवादी पार्टी के सामने आ गया है। और यही कारण है कि सपा को कहीं हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, इस बार बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरीके से ये भी देखा जाए कि किसानों की नाराजगी पहले से ही थी, और अगर यहाँ पे यूपी में अगर बात करें, जो पूर्वांचल का हिस्सा है, यहाँ गरीब तबके का किसान है। पश्चिमी यूपी में ठीक है, संपन्न किसान, मगर यहाँ एक छुट्टा पशुओं की समस्या है, किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको हालांकि सपा ने अच्छे से उठाया, किसानों के मुद्दे को। इसका क्या फायदा सपा को मिल सकता है? वहीं महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया, घेरने की कोशिश भाजपा को दोनों दलों ने बराबरी से की, लेकिन मुद्दे अलग अलग। नावेद जी, चलिए शान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से लगातार जी, यश जी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने काफी बातें ठीक की, लेकिन कुछ बात से मैं उनके सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं दिखी नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल अन्य संगठन सड़क पे दिखाई दिए, योगी जी को घेरने का काम किया, उनको काले झंडे दिखाने का काम किया, अमित शाह जी का विरोध किया गया, नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया गया। ये बात अलग है कि मीडिया के कुछ साथियों ने हमारे को वो तवज्जो नहीं थी जो उनको देना चाहिए था, विपक्ष के नाते जो भूमिका उनको दिखानी चाहिए थी, उन्होंने वो नहीं दिखाई। खैर, हम उससे कोई आरोपी नहीं बता रहे, हम अपना लगातार काम करते रहे। इसीलिए जो पिछड़ों के नेता है, जो अन्य समाज के नेता है, अन्य धर्मों के नेता है, वो आज हमारे साथ इसलिए खड़े हैं। उन्हें विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, अच्छी सरकार कोई चला सकता है तो समाजवादी पार्टी चला सकती है, अच्छे मुख्यमंत्री कोई साबित हो सकते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी साबित हो सकते हैं, जैसा उन्होंने करके दिखाया है। हमारी घोषणाओं से 2012-17 के बीच में जो घोषणा की थी, और हमने उन घोषणाओं को पूरा करके दिखाया है। और हमने जो 22 से 27 तक के लिए घोषणा की है, जो हम जनता को हमसे उम्मीद है, हमने जातीय जनगणना की बात की है, जो केंद्र सरकार ने लगातार छोड़ने की बात की है, जो स्वर्गीय वकील साहब। ठीक है यश जी, हमारे पास समय की कमी है। शान जी भी कुछ बोल रहे हैं। शान जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास समय की कमी है। पूनम जी, मैं नावेद जी की इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल होने के नाते वो विरोध करने में विफल साबित हुए। चाहे वो हाथरस की घटना में देखिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी में देखिए, चाहे वो उन्नाव में देखिए, चाहे वो आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस हिरासत में मौत का मामला हो, तमाम मामलों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विरोध करने में विफल रहा, और ये एयर कंडीशन में और बंगलों में बैठे रहे, और इन्होंने विरोध नहीं किया। जबकि कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ताओं को 1 दिन से लेकर 6 महीने तक की सजा, जेल हुई। चलिए ठीक है शान जी, हमारे पास समय की कमी है। यश जी, हमारे पास समय की कमी है। चलिए, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल दावे अपने अपने हैं तमाम पार्टियों के, लेकिन इन दावों में कितना दम है ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जनता से विकास के बातें किए गए, जनता विकास को ही लेकर जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रही, लेकिन किसको अपना वोट देती है ये 10 तारीख को पता चलेगा। जब मतदान जो है मतगणना होगी तो किसके सर पर जीत का ताज सजेगा ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।